बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लीड्स एकेडमी गोजरा। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे चार्जेस, या हमारे पास सेम चार्जेस क्या हैं, या हमारे पास जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या है। या हमने दूसरी चीज़ ये डिस्कस की थी कि हमारे पास जो अनलाइक चार्जेस है वो क्या है, या आप ये कह दें कि अगर हम ऑपोजिट नेचर है चार्जेस की, एक पॉजिटिव का है दूसरा किसका है, नेगेटिव चार्जेस है। तो इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को, ये अनलाइक चार्जेस है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को या नेगेटिव को आपके पास क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी यहां पे हमारे पास आती थी रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि चार्जेस की नेचर क्या थी, सेम, और यहां पे हमारे पास क्या आती थी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। लेकिन एक चीज जो अहम है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई चीज है न्यूट्रल, सपोज करें ये हमारे पास न्यूट्रल है, इसके करीब आप लेके आए हैं पॉजिटिव चीज, सपोज करें कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इसी तरह ही न्यूट्रल है उसके करीब लेके आए आप लोग नेगेटिव। इन दो चीजें। अब ये देखना है कि क्या जो पॉजिटिव है पॉजिटिव को तो रिपेल करता है, नेगेटिव को करता है अट्रैक्ट। अब ये न्यूट्रल के ऊपर किस तरह की नेचर शो करेगा, इसको हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो बच्चे की चीज याद रखनी है, चाहे चीज पॉजिटिवली है चाहे वो नेगेटिवली है, वो हमेशा न्यूट्रल चीज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये चीज याद रखनी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यानी कभी ये नहीं सोचना कि पॉजिटिव है तो हमेशा नेगेटिव को ही अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है तो वो न्यूट्रल को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये चीज याद। और इसी तरह ही नेगेटिव है तो नेगेटिव भी क्या कर सकता है, इसे भी अट्रैक्ट करेगा। और चाहे चीज नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव हो, वो न्यूट्रल चीज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर तो चार्ज कितना है, 0, इस पे चार्ज प्लस इस पे चार्ज नेगेटिव। अब जो इसका एमसीक्यू आता है ये आपने नोट कर लेना है। एमसीक्यू हमारे पास आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is the shortest that a body has charge, पहला जो इसका ऑप्शन लिखे वो लिखिए आपके पास अट्रैक्शन, सेकंड बी ऑप्शन लिखें रिपल्शन। यानी कि आपने ये बताना है कि किस टेस्ट से आपको श्योर हो जाएगा कि बॉडी के ऊपर चार्ज है। लास्ट वाला लिखें बोथ ए एंड बी, सॉरी सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। लास्ट वाला लिखें नन ऑफ दिस। तो ये डी ऑप्शन और ये हमारे पास सी ऑप्शन। अब देखें पॉजिटिव है, इस सामने वाले क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। पॉजिटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। इसका मतलब पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया तो हमें ये समझ आया शायद जी क्या हो, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉजिटिव तो असल में किसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल को भी। अब क्वेश्चन ये, न्यूट्रल पे तो चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज 0 होता है। यानी कि अगर यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। तो अट्रैक्शन से हमें ये कभी भी नहीं समझ आता कि जी चार्ज क्या होगा, 0। लेकिन यहाँ पे हम इसको अगर गैस करें हमारे ख्याल से जी अट्रैक्शन भी टेस्ट है, जी दो बॉडीज अट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों पे क्या होगा, चार्ज। दोनों क्या हो रही है, रिपेल, दोनों पे क्या होगा, चार्ज। ना तो अट्रैक्शन ना रिपल्शन, तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन असल में हमारे पास क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। लेकिन असल चीज़ ये नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन तो करनी हो तो न्यूट्रल भी अट्रैक्ट हो जाता है। यानी अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो वो पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती है, वो नेगेटिव, लेकिन इसके ऊपर तो चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर दो चीज़ों में रिपल्शन है तो इसका मतलब दोनों चीज़ों पे ही चार्ज होगा। दोनों में से एक भी न्यूट्रल है तो अट्रैक्ट हो सकती है, दोनों चीज़ों पे चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपल्शन हो रही है तो एग्जैक्टली श्योर चीज़ है कि अगली चीज़ पे भी चार्ज है। तो यानी कि अगर यहाँ पे पूछा जाए, आपने कहा यहाँ पे अट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन इस पे चार्ज कितना है,
0। तो इसका मतलब अट्रैक्शन कोई श्योर नहीं है, क्या पता आने वाली चीज़ पे चार्ज 0 हो। तो हमारे पास जो श्योर टेस्ट होगा वो कौन सा टेस्ट होगा, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट दैट अ बॉडी हैज चार्ज। यानी ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव को। यानी अगर दो बॉडीज में रिपल्शन हो रही है तो आपने कह देना है इन दोनों के ऊपर चार्ज होगा, यानी आने वाली बॉडी के ऊपर चार्ज होगा। तो बच्चे इस चीज़ की लग गई समझ के, नहीं लग गई। एक और एमसीक्यू आता है, वो नोट कर लें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज। तो आपने कहना है यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम। तो जो चार्ज का यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, कूलम होता है। ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास। चल इससे नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कूलम्स लॉ। अच्छा, इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हमारे पास क्या था, ये किस तरह था कूलम्स लॉ। कूलम लॉ, व्हाट इज कूलम लॉ। याद रखें कि हमने पहला पॉइंट इसके इंट्रो में पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या है कि लाइक चार्जेस हमारे पास क्या करते हैं, लाइक चार्जेस बच्चे क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। यानी आपने यहाँ पे लिख देना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, जो मैंने अभी पीछे डायग्राम में लिखा था। अनलाइक चार्जेस, तो आपने कहना अनलाइक असल में क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉइंट होगा क्लियर। तो ये उसने इंट्रोडक्शन में लिखा है जी, लाइक चार्जेस क्या करते हैं वो हमें पता, रिपेल करेंगे, अनलाइक क्या करेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ जाती। ये लॉ दिया गया था, ये आपस लॉ उसने दिया था 1784 एडी में। किसने दिया था, कूलम ने। ये मिलिट्री इंजीनियर था आपके पास, तो इसने ये लॉ पेश किया था। पहले ये देखना है कि हमारे पास ये लॉ है क्या या किस तरह आता है। इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ न्यूटन, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सॉरी क्या है, ये न्यूटन का लॉ है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, मसलन एक ऑब्जेक्ट मैं हूँ, एक ज़मीन है, ज़मीन मुझ पर कितनी फोर्स लगाएगी वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मैं कहता हूँ कि ज़मीन के सेंटर से मेरा फासला जितना मेरा मैस है, जितना ज़मीन का, जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जितनी फोर्स ज़मीन मुझ पे लगा रही है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। या दूसरे अल्फाज में कह सकती है जितनी फोर्स ज़मीन हम पे लगा रही है, असल में जितनी हम ज़मीन पे लगाते हैं उतनी ही ज़मीन भी हम पे लगाती है। तो ये हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करें कि एक चार्ज हमारे पास है Q1, दूसरा हमारे पास है Q2। आप ये कहते हैं कि दोनों की सपोज करें दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल। ये इधर को रिपेल करेगा और ये इस डायरेक्शन में इसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा। या दोनों अगर अनलाइक है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो आप इसमें से कोई भी केस कंसिडर कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। चाहे लाइक चार्जेस कंसिडर कर लें चाहे अनलाइक। तो यहाँ पे मैंने अनलाइक चार्जेस को कंसिडर किया। इसको बच्चे पहले समझते हैं मैग्नेट से। आप एक छोटा मैग्नेट लें, इधर भी एक छोटा मैग्नेट रखें। दोनों मैग्नेट छोटे हैं तो दरमियान में से फोर्स भी, यानी अगर अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स क्या होगी, कम, या अगर रिपेल करेंगे फोर्स क्या होगी, कम। अब आप इस मैग्नेट को इतना ही रहने दें। आप ये कह दें कि इधर से आपने इस मैग्नेट को बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया। ये मैग्नेट छोटा ही, ये मैग्नेट आपने बढ़ा दिया है। अब इस मैग्नेट का साइज बढ़ाया है, फासला चेक करें उतना ही है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी दरमियान में, ज़्यादा। इसका ये मतलब है अगर दो चार्जेस पड़े हैं तो इसमें से मैं इस चार्ज को अगर बढ़ा दूंगा, फासला इतना ही रखूंगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी जी, ज़्यादा। और अगर इसको मैं इतना रखूँ, इसको बढ़ा दूँ, फोर्स फिर भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसका ये मतलब है अगर Q1 बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ जाएगी, Q2 बढ़ेगा तब भी फोर्स बढ़ जाएगी। आया वो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, तो उसी हिसाब से अट्रैक्ट हो जाएगा, उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, रिपेल। तो हम कहते हैं कि Fe इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अच्छा, आर यहाँ पे डिस्टेंस है, आर है डिस्टेंस। ये बच्चे ये लाइन आपको नजर आ रही है, मैंने सेंटर से लगाई है। आर इज द डिस्टेंस
बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो ये लिखना है आपने, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस। ऑफ द चार्जेस, तो ये हमारे पास चीज, यानी एफ ही क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, या इसको आप सिंपल एफ भी कह सकते हैं। आर क्या, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब मुझे बताएं कि अगर ये वाला चार्ज मैं बढ़ा दूंगा, ये उतना ही रखा है, फासला भी वही है, तो इनके दरमियान में फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा। या ये वाला चार्ज बढ़ा दूं, तब भी फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसका मतलब जो फोर्स है एफ ई बिटवीन द चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। लगी समझ, यानी चार्ज Q1 बढ़ा दी है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1। या आप कह दें एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई है 2। यानी कि चाहे चार्ज 1 को बढ़ा दें, चाहे चार्ज 2 को बढ़ा दें, तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। तो ये चीज़ याद। अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। यानी हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ तक बच्ची होगी बात क्लियर कि नहीं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, चार्जेस और फोर्स का रिलेशन आ गया। अब पढ़ना है फासला। मसलन आप कहते हैं फासला है कोई चार्ज के दरमियान में, चार्ज उतने आप फासला दूर करते जाएं, जिस तरह मैग्नेट है, मैग्नेट जितना दूर करते जाएंगे, इनकी आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करने की ताकत भी क्या होती जाएगी, कम। लेकिन जितने ये करीब होंगे उतनी ताकत भी क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब है अगर चार्ज करीब करीब होंगे तो रिपेल भी ज़्यादा करेंगे या अट्रैक्ट भी, और जितने दूर लेके जाते एक टाइम ऐसा है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, फासले बढ़ने से फोर्स क्या हो जाती है, कम। तो हमने ये देखा कि फ़र्ज़ करें पहले दो चार्ज हैं, कोई हमारे नहीं पता, फासला है 1 मीटर, फोर्स है आपने कहा जिनके दरमियान में 16 न्यूटन, यानी फासला कितने का, 1 मीटर का, फोर्स कितने की है, 16 न्यूटन की। आपने कहा जी मैंने ऐसा किया है, फासला बढ़ा दिया, मतलब फासला आपने कहा 1 मीटर के बजाय मैंने बढ़ा के 2 मीटर कर दिए, तो बताएं हमारे ख्याल से फोर्स कितनी रह जाएगी, 16 है तो हमारे ख्याल से आधी हो जाएगी। क्यों, चार्ज डबल किया फोर्स डबल हो जाएगी, फासला डबल किया तो फोर्स, तो हमारे ख्याल से, ये हमारे ख्याल से हो जाएगी वैल्यू जी इसकी 16/2, यानी हमारे ख्याल से रहेगी 8 न्यूटन, क्योंकि फासला डबल हो गया। ये हमारा ख्याल था कि फासले फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ये हमने सोचा। लेकिन जब हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, हमने कहा चलिए चेक भी कर लेते हैं लगते हाथ, असल में वो 16 न्यूटन आई ही नहीं। वो कहते जी कितनी आई, इसके ऊपर तो कहता आई ही है, आपके पास कितनी है जी, 4 न्यूटन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, यानी फासला डबल किया है, फोर्स आधी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फासला डबल करने से फोर्स 8 की बजाय 4 गुना कम हो गई उसके बजाय, यानी 2 गुना कम हो जाने के बजाय 16 से डायरेक्ट किस पे आ गई, 4 पे। अब 16 का आंसर कैसे निकालेंगे, 16 को करें डिवाइड, फासला कितना हो गया 2 को डिवाइड करने से तो आंसर कितना आता है 8, लेकिन यहाँ पे 4 है, वो कहता है 2 का स्क्वायर करें, मतलब जो फासला है उससे डिवाइड नहीं करना, फासले के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब जाके आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। मसलन फोर्स 2 मीटर के ऊपर जाके 2 से डिवाइड नहीं होगी, 2 के स्क्वायर, मतलब जितना फासला है उसके स्क्वायर से चीज़ डिवाइड करनी। इसका मतलब फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के नहीं है, आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे लगी बात समझ गए नहीं, यानी फासला डबल करेंगे फोर्स आधी नहीं रह जाएगी, डबल का स्क्वायर 4 गुना कम, फासला 3 टाइम बढ़ा दें फोर्स 9 गुना कम, फासला 4 टाइम बढ़ा दें 4 का स्क्वायर लें 16 गुना कम। तो जितने गुना फासला किया है उतने का स्क्वायर करके फिर ये चीज़ कम होगी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हमारे पास यहाँ पे फासले से का इन्वर्सली प्रोपोर्शन, तो यहाँ तक होगी क्लियर बच्चे बात के नहीं, लग गई समझ आप लोगों को। चलें इससे आगे हम आगे स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई है 4। तो हम कह रहे हैं कि हम कंबाइन कर दें इक्वेशन 3 और 4। तो यहाँ पे कंबाइनिंग इक्वेशन 3 और
4। तो ये हमारे पास आ जाती है, कंबाइन करें इक्वेशन, तो एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। होगी बच्चे क्लियर बात कि नहीं? तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, तो हमारे पास जो एफ ई है वो इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारे पास फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस आ। तो भाई यहाँ तक होगी बच्चे क्लियर बात कि नहीं? यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसे हम कहते हैं K। जिस तरह वहाँ पे हम G लगाते थे, F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आती है वो फोर्स जो आती है आपके पास F इज इक्वल टू K पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और फासले का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का फार्मूला आ जाता है कि हमारे पास ये होती क्या है, हम इसे किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास आगे चीज़, इस के को हम आगे डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या है। तो बच्चे यहाँ तक हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया है। यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो बताएं, व्हाइट बोर्ड में आप अरेज कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपने सारी लिखनी है। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने स्टडी किया, फार्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो जो K है ये हमारे पास होता है कूलम्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बच्चे? कूलम्स कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है इसकी फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9, और ये हमारे पास वैल्यू होती है। इसका यूनिट अभी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यूनिट मैंने आपको डिराइव करवाना है। तो पहले इसकी लिख लें डिपेंडेंस, ये डिपेंड किस किन चीज़ों पे कर, पहले हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं, फिर हम डिपेंडेंस देख लेंगे। यूनिट ऑफ के के यूनिट क्या आएंगे? फार्मूला हमारे पास आता है F इज इक्वल टू के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज ओवर फासले का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास यूनिट आएंगे, तो फोर्स हमारे पास क्या होती है? न्यूटन। के की तो हमने यूनिट कैलकुलेट करने, चार्ज का यूनिट कूलम, इस चार्ज का यूनिट भी क्या आएगा? कूलम। बच्चे ये नहीं समझना है कि Q1 चार्ज है उसका यूनिट होगा कूलम 1, नहीं, चार्ज चाहे Q1 है Q2 वो सिर्फ उसका नाम है, यूनिट उसका क्या आएगा? कूलम। फासले का स्क्वायर मीटर का, तो ये ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो चीज़ बन जाएगी, यहाँ से देखें N K C स्क्वायर ओवर M स्क्वायर। लगी बच्चे बात समझ के नहीं? K C से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? C स्क्वायर मीटर डिवाइड, तो ये इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और वो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जो K है हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट्स ऑफ K आ जाती हैं। तो ये आपने हेडिंग के तौर पे लिख लेना। और अब यहाँ पे इस वजह से मैं यहाँ पे इसके यूनिट पुट करूँगा। तो यूनिट अब गौर करें क्या बनेंगे? इसके बनेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हो गई क्लियर चीज़ की नहीं? तो ये हमारे पास K की वैल्यू होती है जब हमारे पास मीडियम कौन सा होगा? फ्री स्पेस मीडियम होगा। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे, K की वैल्यू पे जाएंगे। K की वैल्यू डिपेंड किस किस पे करती है। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो आता है कूलम लॉ डिपेंड, इसके लिए द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है? बच्चे यहाँ पे K की वैल्यू है K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम मीटर के यूनिट चेंज कर दें, मतलब मीटर की बजाय मिलीमीटर, कूलम की बजाय माइक्रो कूलम, न्यूटन फोर्स है इसका भी हम यूनिट को चेंज कर दें, डाइन वगैरह रख दें, तो न्यूटन को जब डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा उसके रिस्पेक्ट ये वैल्यू भी सारी की सारी क्या हो जाएगी? चेंज। तो इसका मतलब अगर हम सिस्टम के यूनिट चेंज करेंगे तो K की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? चेंज। तो आपने कहना वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ द सिस्टम। पहले तो यह है कि इसी सिस्टम के यूनिट पे डिपेंड करती है। सेकंड,
अच्छा बच्चे को समझे, एक मैग्नेट है, इधर से दूसरा मैग्नेट है, चार्ज यानी वो चार्ज हम मैग्नेट फील्ड को ले रहे हैं, फासला भी आप दरमियान में लाके लकड़ी रख दें। जब दरमियान में लाके आप लकड़ी रखेंगे तो होगा क्या कि अगर आपने दरमियान में लाके लकड़ी रखी है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब हमें भी ये पता है कि फोर्स की वैल्यू कम हो गई है, यानी कि आप इसके दरमियान में कोई मीडियम रख दें। क्या आपने चार्ज को चेंज किया है? नहीं। क्या फासले को चेंज किया है? नहीं। आपने किसको चेंज किया? मीडियम को। यानी ये भी चीज़ सेम, ये भी चीज़ सेम, ये भी, यानी पूरी चीज़ आपने क्या रखी है, सेम, लेकिन फोर्स क्या हो गई है, कम। इसका मतलब उस वक्त के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो आप अगर मीडियम को चेंज करेंगे तब भी के की वैल्यू कम। तो आपने कहना इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, ये सेकंड पॉइंट आ गया। यानी आपने कहना है वैसे वैक्यूम, आप वैसे भी देखिए चार्ज के दरमियान में कोई मीडियम ही नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं है, फोर्स क्या होगी, ज़्यादा। फिर लकड़ी रख दें, पानी रख दें, कोई चीज़ इस तरह की रख दें, फोर्स क्या होती जाएगी, कम। तो आपने कहना के की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज। तो के ऑफ मीडियम इज ऑलवेज लेस देन के ऑफ वैक्यूम। ये पॉइंट आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि के की वैल्यू मीडियम में कम होगी, वैक्यूम में सब, क्योंकि जिस तरह आप मीडियम लाते जाएंगे चार्ज के दरमियान में, फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ तक होगी बच्चे, बात क्लियर कि नहीं होगी? तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है। चलिए, यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ लगी वो बताएं। अब हम इसकी करेंगे डेफिनेशन कि असल में इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के दरमियान में होती क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बिटवीन द चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी दो चार्जेस की दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये डेफिनेशन आपकी जो बुक के ऊपर लिखी है ग्रीन कलर में, आपने इसके ऊपर लिखना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन, the electrostatic force of attraction or repulsion between the two charges is proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between their centers। वहाँ पे लिखा हुआ बिटवीन दैम, आपने बिटवीन दैम को काट के वहाँ पे कर देना है बिटवीन देयर सेंटर, और आपने यहाँ पे स्टार्ट में लिखना है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर चार्जेस। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, अब के का हम रिलेशन पढ़ लेते हैं परमिटिविटी के साथ। जो के है ये हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आर फ्री स्पेस। जो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 8.8, बल्कि इधर यहाँ लिख देते तो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। अब यहाँ पे देखा जाए के और एप्सिलॉन नॉट में डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स है। तो जो इसके यूनिट हो गए उनका उलट कर दें तो आपको इसके यूनिट मिल जाएंगे। के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसके यूनिट आएंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी जो हमारे पास होती है ये हमारे पास होती है कि फ्री स्पेस कितनी रुकावट करेगी कि चार्ज आपस में फोर्स ना लगाए, यानी जो चार्जेस के दरमियान में फोर्स लगना चाहती उसके मुकाबले में कितने गुना कम करेगी। मसलन लकड़ी है, लकड़ी रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब वो उसके मुकाबले में या वैक्यूम या फ्री स्पेस के मुकाबले में कितने गुना कम होगी उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर लास्ट वाले जो आपके पास लेक्चर होगा उसमें आपको डिटेल के बता दूंगा कि परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, क्योंकि वहाँ पे असल में ये सारे का सारा मीडियम का इफेक्ट डिस्कस करना है हमने। तो यहाँ पे अगर हम इस फार्मूले में हम लिखें फोर्स इज इक्वल टू के की जगह वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और चार्जेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की मैग्नीट्यूड आती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।
ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। पहले हमने डिस्कस किया था हमारे पास चार्ज क्या होता है, चार्जेस की टाइप कितनी है, और हमारे पास अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आज हमने पढ़ा कि हमारे पास कूलम लॉ है, ये किस चीज़ के लिए फाइंड होता है, दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम प्रूव करेंगे कि जो चार्जेस के दरमियान में फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स, और पढ़ेंगे भी क्या म्यूचुअल फोर्स होती क्या है या किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो चार्जेस के। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई आप लोगों का बच्चे क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।